नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 जो मेंस आयोजित की गई थी उसका मैथ्स का पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पेपर कम से कम 30 सेट मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करवाए हैं। 2020 में जितने पेपर आयोजित हुए थे दिल्ली पुलिस के वो मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे आपको। और रेलवे एनटीपीसी का भी मैंने करवाया। आज का विशेष तौर पे जो वीडियो है ये जो सीजीएल है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, हर प्रकार से पैटर्न चेंज करता रहता है। आपकी बार मैथ्स में देखे गए 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल अलग अंदाज के दिए हुए थे। वो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे जो अपने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्जाम होती है उसके अंदर जो आयोजित किए आते हैं एग्जाम में, वो आप अपने को इस सीजीएल में देखने को मिले थे। इसलिए 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे। तो अपन देखेंगे किस प्रकार से जो 3 या 4 क्वेश्चन आए थे उनको भी हम किस प्रकार से जल्दी सोल्व कर पाते हैं। जो अपने को दिया हुआ टाइम है वो टाइम पीरियड के अंदर उनको भी अपने आराम से सोल्व कर पाते। कोई भी पेपर हो, ये चीज़ आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर हो उसको एग्जामिनर उसी तरीके से बढ़ाता है कि दिए हुए टाइम पीरियड में आराम से पूरा पेपर सोल्व हो सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब इसमें अपने को जो एग्जाम में जो अपन बैठते हैं कैंडिडेट उनको पता होना चाहिए कि अपने को इस पेपर को किस अंदाज में अपना अटेम्प्ट करना है कि जो दिया हुआ टाइम पीरियड है उस टाइम का मैनेजमेंट मेरे को किस प्रकार से करना है। जब अपने को टाइम का मैनेजमेंट पता चल जाएगा तो अपना सिलेक्शन होना और एग्जाम निकालना दोनों ईजी हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। भले अपने ज्ञान के भंडार हो, लेकिन जब तक अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा जब तक अपन सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसमें अपने ये भी रहता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बाद में करना है। तो देखिए अपन करते हैं स्टार्ट। आज सीजीएल 2023 मैथ्स में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन, उसका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो के बाद हम फिर करेंगे अपना रीजनिंग के सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहा हूँ मैं यहाँ नीचे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P और जो Q है इसका अनुपात कितना दिया हुआ है मेरे को। P और जो Q है उसका अनुपात 3:4 दिया हुआ है। कितना दिया है? 3:4 यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे P और Q का अनुपात दिया हुआ है, इसके बाद में मेरे को Q और R का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? उसके बाद में मेरे को Q और R है इसका अनुपात यहाँ पे कितना दिया हुआ है। Q और R का अनुपात दिया हुआ है मेरे को 4:7 दिया हुआ है। 4 यहाँ पे 7 दिया हुआ है। और उसके बाद में मेरे को याद करना है यहाँ पे P प्लस का Q अनुपात Q प्लस का R और अनुपात R प्लस का P, ये अनुपात मेरे को यहाँ पे ज्ञात करना है। अब एक विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 अनुपात जो मेरे को दिए हुए हैं यहाँ पे दोनों के अनुपात में यहाँ पे Q कॉमन है, दोनों में Q समान है। अब Q का जब मैं यहाँ पे अनुपात देखूंगा तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है अपना ईजी। इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे सीधा तौर पे मैं देखो यहाँ पे जो अनुपात दिया है इससे जो ये अनुपात वाला दिया है 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 और 2 से 1 व 2 से यहाँ पर लेंगे P अनुपात Q अनुपात R लेंगे। क्या लेंगे? ये अनुपात मेरे को दिया P अनुपात Q अनुपात R मेरे को दिया हुआ है। ये 1 दिया, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। अब यहाँ पे देखो एक विशेष तौर पे सवाल सरल है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे अपन दोनों अनुपातों में Q कॉमन है। अब जब Q कॉमन है तो Q का अनुपात देखूंगा यहाँ पे देखो 3:4 यहाँ पे 4 है। जो यहाँ पे जो संख्या दी हुई है यहाँ पे भी 4 दी हुई है और यहाँ पे भी 4 दी हुई है, इसलिए मेरे को इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने 1 और 2 से P अनुपात Q अनुपात R जैसे मैं निकालूंगा तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4 अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया 3:4 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे Q है, इसका 4 दिया होता और यहाँ पे 8 दिया होता संख्या, तो अलग अलग मान हो जाता। फिर इसको मेरे को अलग से तरीके से सवाल करना पड़ता है, मतलब एक स्टेप मेरी और एक्स्ट्रा हो जाती है। इसमें स्टेप एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये अपना यहाँ पे फायदा है। अब बात करेंगे जब यहाँ पे 3:4 दिया हो तो मेरे को देखो अनुपात में कोई भी संख्या होती है तो ये मान लिया जाता है कि अनुपात में संख्या, जैसे 3 दिख रहा है आपको, ये 4 दिख रहा है, तो ये 3 और 4 नहीं है, इनके गुणज में कोई न कोई संख्या है, उसको मैंने x मान लूंगा। लेकिन अपने को तो एग्जाम के तरीके से करना है भाई, अपने को तो क्या करना है? एग्जाम के तरीके से करना है। तो इनको मैं वैसे 3x मान लूँ, इसको 4x मान लूँ, P का मान 3x हो गया, Q का मान 4x हो गया, R का मान 7x हो गया। अब बात करेंगे ये अनुपात मेरे को निकालना है, ये मान जब मेरे को निकालना P प्लस का Q करना है तो देख P का मान 3x है, ये 4x है, तो कितना हो गया? यहाँ पे दोनों जोड़ूंगा तो 7x हो गया। अनुपात Q प्लस का R है तो Q देखो 4x है, ये 7x है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11x हो जाएगा।
और ये फिर देखेंगे अपन r प्लस का p देखेंगे तो r कितना 7x है और p कितना है 3x है, तो कितना हो जाएगा टोटल 10x हो जाएगा। तो 7:11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना मान आ गया 7:11 यहाँ पे 10। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अपन देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में अपन लास्ट से लेकर एंड तक के देखो कितने मतलब अपने यहाँ पे समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से कि आपको अगर अभी आने वाली जो एग्जाम है CGL दोबारा भी आएगी, हर साल आती रहती है और 10+2 की भी आएगी। तो इसमें कुछ एग्जाम जो सवाल एक्स्ट्रा दिए हैं ये सवाल अपने को 10+2 में भी आ सकते हैं, क्योंकि 10+2 ये इसी के अनुसार ये चलती रहती है। जो CGL में पैटर्न आता है वो 10+2 में चलता रहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति केजी कितना भाव जो उसका मूल्य है प्रति केजी जो उसका मूल्य है वो कितना है 180 है। अब जो मात्रा है वो कितनी है यहाँ पे जो खरीदी उसने 15 केजी है, 15 केजी। अब देखो यहाँ पे एक बी ने एक थोक विक्रेता से 180 प्रति केजी की दर से 15 किलो सेव खरीदे। जो 1 किलो सेव के लिए जो ले रहा है वो क्या कर रहा है 1 किलो बाट कितने 1 किलो का जब वेट है वो कितने का ग्राम का होता है 1000 ग्राम का। कितना होता है 1000 ग्राम का, लेकिन वो उसकी जगह कितना यूज कर रहा है 950 ग्राम यूज कर रहा है। 950 ग्राम ये यूज कर रहा है। ये कौन यूज कर रहा है, ये तो क्या ले रहा है बी ले रहा है, बी ले रहा है। तब जाके ये कौन है देने वाला थोक विक्रेता है। देने वाला कौन सा है साहब, देने वाला यहाँ पे थोक विक्रेता। जब थोक विक्रेता से बी ले रहा है तो थोक विक्रेता क्या चीटिंग कर रहा है, थोक विक्रेता 180 के भाव से तो 15 किलो सेव तो दे रहा है वो, लेकिन चीटिंग ये कर रहा है कि 1 किलो का जो बाट है, जो बाट होता है उसकी जगह वो यूज कर रहा है 950 ग्राम का बाट यहाँ पे यूज कर रहा है। यानी तोल में वो क्या कर रहा है 50 केजी तोल में ये कम यहाँ पे दे रहा है। अब देखेंगे अपन जब इसने ये ले लिया, अब इसके बाद में क्या हो रहा है, जो बी है बी भी क्या कर रहा है, बी है ना जब बेच रहा है, बी बेच रहा है, इसमें तो क्या कर रहा था ले रहा था और इसमें बेच रहा है। जब बेच रहा है तो मूल्य प्रति केजी क्या रखा है, इसने भी 180 रखा है। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो देखो सवाल किस प्रकार से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको कि सवाल में एग्जाम में आपको सवाल एक टिक से सीधा कैसे चलेंगे अपन, मतलब टिक लगाएंगे तो सीधा सोल्व करेंगे। यहाँ पे अब मात्रा कितनी है भाई, यह भी 15 केजी है। अब यहाँ पे मात्रा तो देखो आप सेव लेने के लिए गया, बी कहाँ पे गया आप ध्यान से सुनो, बी गया थोक विक्रेता के पास में सेव लेने के लिए, ठीक है। अब थोक विक्रेता ने इसको क्या बोला है भाई 180 का भाव है और 15 केजी मेरे पास में इसको लेने थे बी को, तो उसने 15 किलो इसको तोल दिए। अब अपन जब सामान लेने जाते हैं तो बाट अपन लेके नहीं जाते, तो अपन वेट ऐसे करते नहीं अंदाज ऐसे करते हैं। तो इसने क्या चीटिंग कर दी, 1 किलो का बाट की जगह 950 ग्राम का यहाँ पे वाट इसने यूज किया है, तो इसने 50 ग्राम की प्रत्येक किलो में इसने चिटिंग यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब जब इसने प्रत्येक में 50 की चिटिंग कर दी इसने, अब क्या किया बी को बीच वाला आड़तिया था, बीच क्या था आड़तिया था। जब बी इसने ले आया कितना ले आया, वो तो 15 किलो मान के लिया है 180 में। अब भाई वो भी तो सातिर आदमी है कि उसको मान लो आड़तिया होता है बीच वाला, वो तो हमेशा क्या करता है अपना प्रॉफिट यहाँ पे कमाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके पास में जो बी के पास में कोई लेने आ रहा है उसको बी क्या बोल रहा है, बी ये बोल रहा है भाई मैं भी 180 के भाव से लेके आया हूँ, 15 किलो सेव है तो मैं भी आपको 180 के भाव से 15 किलो सेव यहाँ दे रहा हूँ। अब बीच वाले पास तो काफी मात्रा होती है, लेकिन इससे तो वो 15 किलो लेके आया और यहाँ पे तीसरे जो कैंडिडेट है रिटेलर मान लो किसी को लेने होंगे उसको 15 किलो सेव वो 180 के भाव से दे रहा है। अब आप विशेष तौर पे एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक है जो आपके सवाल को सरल बनाती है, क्या बनाती है। और इसने जो खुद ने क्या किया है, इसने 1 किलो का जो बाट है, 1 किलो का जो 1 किलो का जो बाट है उसकी जगह 750 ग्राम का ही बाट इसने यूज किया है। ये इसने क्या किया, ये माइनस किया और ये भी क्या है माइनस है। अब ये विशेष तौर पे आप देखो आपके लिए क्या फायदेमंद है, यहाँ पे फायदेमंद है ये वाले मात्रा में कहीं चेंजिंग नहीं है। 180 के भाव से बेच रहा है 15 केजी, मतलब 180 के भाव से 15 किलो खरीद रहा है बी, और बी 180 के भाव से 15 किलो बेच भी रहा है। अब तो जब ये बात है तो ये वाले मात्रा कोई चेंजिंग नहीं है, तो अपना जो आंसर है आंसर इस पे टिका हुआ है। क्या टिका हुआ आंसर अपना इस पे टिका हुआ है। देखो मात्रा समान मान रहा है, ये समान मान रहा है, रेट भी समान मान रहा है। अब बात कहाँ पे आई है आपको देखो आंसर। अब ये तो रामायण आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये रामायण जो जितनी भी रामायण अभी बताई है आपको ये पूरी क्या है समझाने के लिए है। अभी मैं सीधा अगर एग्जाम में करूंगा इसको तो इसको मिटा दूंगा यहाँ पे।
अब ये मिटाने का मतलब ये है कि ये तभी मिटाऊंगा जब यहाँ का जो आंकड़ा दिया होता है ना आपको 180 के भाव से 15 किलो, जब भी उसको मिटाऊंगा, अगर यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना आंकड़े में, तो फिर आंकड़ा वो काम का यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करेंगे क्या इस पे, तो ये 950 ग्राम है और ये 750 ग्राम है, यानी 950 ग्राम खरीद रहा है और 750 ग्राम वो बेच रहा है। कितने का वो कर रहा है प्रॉफिट इसमें? 200 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? 950 तो ले रहा है वो, और यहाँ पे 750 बेच रहा है। दोनों में डिफरेंस देखो 200 ग्राम का, 200 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। 200 का डिफरेंस है कितने पे? 200 का जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास में, और 200 का डिफरेंस कितने यहाँ पे आ रहा है? 950 ग्राम पे आ रहा है। इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे 100। क्या कर दिया? इंटू मैंने यहाँ पे ये 100 कर दिया। अब देखो जो राशि यहाँ पे कट रही है उसको क्या करेंगे अपन? डिवाइडेशन करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गई। बाद में अपन 5 से 4 बार, ये कितना बार? 19 बार हो गया। अभी कितना हो गया? 400 हो गया। कितना हो गया? ये हो गया अपने पास में 400। अभी 400 हो गया तो इसमें भाग देंगे तो 2 बार 19 दूना 38 हो गए। इसके बाद बच गए कितने? 2, 20, 19 से कम 19। अब तो देखो अपने पास में सही क्या? 19 5 95 4 400 कितने का डिफरेंस दे रहा है? हाँ सही है ना भाई? ये दे रहा है कितने का? ये तो किस पे हो गया अपने जो डिफरेंस की बात करेंगे अपन, तो देखिए ये जो निकाल रहा है क्या है, जो प्रॉफिट हो रहा है, ये के सवाल में अपन को दिया हुआ है कि बी के द्वारा अर्जित प्रतिशत क्या है। तो जो बी क्या हो रहा है? 750 पे निकल रहा है। बी का मान किस पे हो रहा है? 750 पे। भाई 750 बेच रहा है, प्रत्येक 750 कितने का फायदा हो रहा है? 200 का। तो यहाँ जो 950 मैंने लिया है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 750 हो जाएगा। अभी 750 किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे जो आपने सवाल क्या ज्ञात करवा रहा है, ये सवाल बोल रहा है बी का लेन देन यहाँ पे क्या होगा। तो बी का लेन देन की जब बात करा तो बी 750 पे 200 का प्रॉफिट कमा रहा है। 750 पे 200 का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रत्येक 750 जो वेट है उसका, उस पे 200 वो वेट बचा रहा है। तो यहां से निकाल देंगे। देखो अपने इसको मैं डिवाइडेशन कर दूं किससे? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 5 से 4 बार, और ये कितने बार हो गए? 15 बार हो गया। फिर इससे काट दो 5 से 3 बार, और ये कितने बजाएगा? 20। तो कितना? 20 × 4 करूंगा तो 80 में भाग दूं किसका? 3 का, तो 26 पॉइंट कितना प्राप्त हो जाएगा? 26 78 3 67 आ जाएगा। तो कितना आंसर प्राप्त होगा मेरे को? 26.67% यहाँ पे प्राप्त हो गया है। आ गया आपको समझ में? ये पूरी मैंने यहाँ पे जो रामायण पहले लिखी थी उसको मिटा दी मैंने। वो रामायण तो यहाँ पे डिपेंड कर रही थी, किस पे डिपेंड थी वो रामायण? यहाँ पे जो मूल्य था उसने चेंज नहीं किया था। 180 के भाव में 15 किलो ही चल रहा था। यहाँ पे खरीद भी तो नहीं रहा था 180 के भाव में, और बेच भी 180 के भाव में रहा था। पर जो प्रॉफिट कमा रहा था वो वेट की वजह से कमा रहा था। किसकी वजह से? बाहर की वजह से। बाहर यहाँ पे 950 खरीद रहा था और यहाँ पे 750 बेच रहा था, यानी 750 पे कितने का फायदा आ रहा था उसको? प्रत्येक 750 पे यहाँ पे 200 का फायदा आ रहा था। तो अपने 750 पे 200 का फायदा, तो प्रतिशत लाभ पहुंच रहा है बी का, इसलिए यहाँ पे मैंने 250 लिया था ना, वो यहाँ पे बी का लाभ प्रतिशत पहुंच रहा था, इसलिए यहाँ पे चेंजिंग कर दिया। 750 हो गया तो अपने यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर वो बी की जगह उसका दूसरे गाड़ी पूछता तो अपन उसमें 950 यहाँ पे यूज करते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने सोल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे को, किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बारंबारता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बारंबारता का है, और जब बारंबारता क्वेश्चन है अब की बार पहली बार अपने को देखने को मिल रहा है कि जो बारंबारता का क्वेश्चन इतना लेवल का यहाँ पे अपने को एग्जाम में दिया हुआ है। नहीं तो ये स्टैटिक्स के एग्जाम दोगे मेंस में, सीजीएल में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो अलग से पेपर होता है उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन अब देखिए बच्चे हैं साइंस वाले तो आते हैं उनके सिलेबस में, तो इसने यहाँ पे भी उठा के जो इतने अच्छे लेवल का, बिल्कुल अच्छे लेवल का है। तो इस प्रकार जो स्टैटिक्स है उसका अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ज्यादातर सूत्र काम आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन वैसे इजी था कि अपने क्या डेली रूटीन में उसको नॉर्मल मैथ में नहीं पढ़ते। अगर नॉर्मल मैथ में पढ़ेंगे अपने सूत्र याद होना चाहिए। क्या था उसका? सूत्र याद था। सूत्र यहाँ पे याद होना चाहिए। उसका सूत्र था बहुलक। अब देखो आप पहले तो आपने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे वर्ग अंतराल है और उनकी संबंधित बारंबारता वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का जो बहुलक है, बहुलक कितना दिया हुआ मेरे को? 48.5 दिया। कितना दिया हुआ है? 48.5 दिया हुआ है। बहुलक जो वर्ग की जो निचली सीमा है, निचली सीमा जिसको अपन क्या मानते हैं? एल लिमिट, निचली सीमा कितनी दी हुई मेरे को? 46.5 दी हुई है। अब ये बोल रहा है कि जो बहुलक वर्ग है सॉरी, क्या बोल रहा है? जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता 34 है। कितनी है? 34 है। तो जो बारंबारता उसकी 34 है उसको अपन क्या मानेंगे? एफ।
34 यहाँ पे बारंबारता जो उसकी दी हुई है वो यहाँ पे कितनी दी हुई है अपने को 34 यहाँ पे बारंबारता उसकी दी हुई है। अब इसके बाद में जो बारंबारता 34 दी हुई है, फिर बोल रहा है कि जो बहुलक वर्ग है, क्या होता है बहुलक वर्ग, आपने देखा होगा कि मैं आपको देखो एक तरीके से डेमो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो क्या देता है वर्ग अंतराल दिया होता है, क्या वर्ग अंतराल दिया होता है। उसके बाद में यहाँ पे अपन सारणी बना लेते हैं, फिर यहाँ पे बारंबारता दी हुई होती है, ऐसे क्या लंबी सारणी बनती है, उसमें एक अपने बहुलक वाला यहाँ पे वर्ग निकाल लेते हैं। उसके जस्ट पहले तो ये हो जाती है, जस्ट बाद भी ये हो जाती है और ये सीमा ये हो जाती है। अब यहाँ पे एल वाला मान ये आ गया, F1 भी यहाँ से उठा लेते हैं। तो इस प्रकार का कुछ टेबल बनता है। अगर आपने 9th और 10th में भी आपके चलता होगा, अगर आप याद करो, वो याद करा रिमाइंडर करवाने के लिए मैंने ये टेबल तरीके का यहाँ पे आपको बना के सिखाया है। ये तो क्या हो जाता है यहाँ पे F1 F0 और यहाँ पे F2 हो जाता है। तो इस प्रकार का कुछ बढ़ता है आपको, तो वो आपको रिमाइंडर हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा आप, या स्टैटिक्स की अगर आपके पास में कोई आपका कोई जानने वाला हो कैंडिडेट, तो उससे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे बोल रहा है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, उसको अपन मानेंगे F0 ठीक पहले वाली, तो कितनी हुई है यहाँ पे 32 है, उसका मान कितना 32 है। उसके बाद बोल रहा है कि बहुलक वर्ग के ठीक ये क्या है, ये जो मैंने आपको चौकर बना रखा है ये क्या है, बहुलक वर्ग है। ये क्या है यहाँ पे बहुलक वर्ग का है मान। अब इससे ठीक पहले तो F1 हो गया, ये हो गया F0 इसमें, और इसके ठीक बाद में वाली की कितनी है 25 है, यानी जो F2 है उसका मान मेरे को 25 यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है बहुलक वर्ग की चौड़ाई, अब जो यहाँ पे जो अंतराल आता है वो अपने को चौड़ाई ज्ञात करनी रहती है, यहाँ पे वो चौड़ाई ज्ञात करनी रहती है। तो देखिए अब इसका क्या होता है सूत्र है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र है। अब देखो सूत्र क्या है यहाँ पे अपन बात करें सूत्र की, ये तो अब मेरे को जो दिए हुए आंकड़े थे वो मैंने आंकड़े यहाँ पे लिख लिए। अब इसका सूत्र क्या है, देखो इसका सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस का F0, क्या है F1 माइनस का F0 बटा 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। यहाँ पे क्या है L जो लिमिट दी हुई है, इसका मान यहाँ पे बहुलक है, बहुलक के बराबर होता है। ये क्या बहुलक निकालने का सूत्र है, जब अपने को वर्ग अंतराल की सीमाएं यहाँ पे दी हुई हो। F1 का मान अब देखो, इसीलिए मैं बोला था कि ये सवाल इजी है वैसे, पर अपने को इनके सूत्र वगैरह याद नहीं होते। क्या भाई जो सूत्र है वो बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। आप पता नहीं भाई इसने पहले बार यहाँ पे उठा के दिया है कि कौन सा अपना सूत्र काम आ जाए। जब अपने इसको नेक्स्ट टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जरूर एक अपनी सरसरी जो नगा होती है वो जरूर इन पे मार के जाए, ताकि अगर मान लो अगली बार एग्जाम पूछे तो अपने को किसी प्रकार की यहाँ पे कोई समस्या नहीं हो। अब यहाँ पे F1 का मान मेरे को दिया हुआ है, F0 का मान दिया हुआ है, F2 का मान मेरे को दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है, H का मान मेरे को निकालना है। जो चौड़ाई है ये अंतराल उसको बोलते हैं, ये चौड़ाई को ज्ञात करवा रहा है तो इसको मैं यहाँ पे चौड़ाई बोलूंगा। तो देखो इसका मान तो मेरे को निकालना है, इन सब का मान मेरे को दिया है। अगर आपको सूत्र याद है तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या नहीं, कैलकुलेशन भी इतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं है। देखो बहुलक का मान कितना दिया हुआ मेरे को 48.5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 48.5 दिया हुआ है। जो L है इसका मान मेरे को 46.5 दिया है, तो ये क्या हो गया 46.5 हो गया। अब F1 माइनस का F0, F1 तो ये रहा 34, तो देखो यहाँ पे अपन रख देंगे F1 का मान कितना है यहाँ पे 34 है, उसमें F0 का मान 32 है, बटा यहाँ पे करूंगा तो 2 इंटू 34 माइनस का 32 हो जाएगा F0 का मान, और 25 का F2 का मान 25 हो जाएगा। इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे H, क्या कर दिया इंटू मैंने H कर दिया है, गुणा में 46 को इधर ला, 46.5 को मैं जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 48.5 में से 46.5 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 2 बच जाएगा। तो ये लो 2, अब इसमें से 34 में से 32 माइनस करूंगा तो 2 यहाँ पे बच जाएगा। बटा यहाँ पे देखो अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे विशेष तौर पर दूंगा कि 32 का या 2 गुणा, तो 32 का मैं सीधा देखो 32 गुना 68 होता है यहाँ पे, लेकिन एक 32 में से यहाँ पे कम करूंगा मैं, भाई ये कम कर दिया मैंने, 34 है, 34 दूना 68 होता है, सॉरी 34 दूना 68 होता है, उसमें से 32 कम कर दिया मैंने, तो यही कम कर दूं पहले। एक 2 34 है, इसमें से 1 34 कम किया तो 1 34 से क्या बच गए 2 बच गए, तो 1 34 और उसमें 2 जो इसमें से बच गए थे वो जोड़ दिए मैंने, तो कितने हो गए यहाँ पे 36 हो गए। अब 36 तो प्लस क्या हो गए, फिर माइनस 25 है, तो 36 में से 25 किया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 11। तो इसी प्रकार से आपको ट्राई करके यहाँ पे देखना था कि आपको भी कैलकुलेशन वहाँ पे ज्यादा यहाँ पे करनी नहीं पड़े। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 11 फिर चला जाएगा यहाँ पे, तो जो H है उसका मान क्या आ जाएगा 11। जो यहाँ पे चौड़ाई है वर्ग अंतराल की वो कितने निकल के आ जाएगी यहाँ पे 11, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, किसी टावर के शीर्ष से, क्या दिया हुआ है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक किसी टावर है के शीर्ष से, ये टावर अपन ने एक टावर बना लिया, कुछ इस प्रकार ये टावर बना दिया, टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची। अब यहाँ पे कोई 10 मीटर ये ऊंची बिल्डिंग है, ये अपन ने बिल्डिंग, भाई धरातल तो दोनों का क्या है, एक ही है, तो ये अपन ने बना ली। ये तो क्या है, यहाँ पे अपन ने ये धरातल हो गया दोनों का एक, ये तो हो गया टावर और ये क्या हो गया यहाँ पे बिल्डिंग हो गई। अब ये तो सब आपको दिया हुआ है और आपको समझाने के लिए बनाना भी जरूरी है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जिन दोनों की ऊंचाई है, इनका अंतर कितना दिया हुआ मेरे को, ये अंतर दिया हुआ यहाँ पे 10 मीटर का। कितने का अंतर दिया हुआ यहाँ पे, 10 मीटर का। अब ये बोल रहा है जो टावर के शीर्ष से, जो यहाँ पे जो टावर है उसके शीर्ष से इसका जो अवनमन कोण है कितने का बनेगा, यहाँ पे आप बताओ कितने का बनेगा भाई। यहाँ पे दिया हुआ है वो बनेगा यहाँ पे, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का जो अवनमन कोण है 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी है ये कितनी दी है मेरे को, 50√3 दी हुई है। कितनी दी हुई है मेरे को, 50 यहाँ पे 3 दी हुई है। तो उस टावर की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात कीजिए, जो टावर है उसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। सॉरी, अपन ने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया उल्टा। देखो यहाँ पे लास्ट में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ये तो क्या है, टावर है, ये यहाँ पे ये है टावर और ये है बिल्डिंग। अब इस प्रकार से अब आपको मैं यहाँ पे जब अलग अलग तरीके से करा रहा हूँ, या आपको पता कैसे लगेगा सब नामकरण कैसे कर दिया, तो देखो आपको इस प्रकार से, जैसे मैंने उल्टा नामकरण कर दिया था यहाँ पे, तो जैसे पूरा सवाल मैंने पढ़ा तो उसके बाद मेरे को पता लग गया कि ये ऊंचा टावर है और बिल्डिंग यहाँ पे छोटी है। अब जो ये इसका जो अंतराल है, ये अंतराल यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये 10 मीटर ऊंची क्या है, ये बिल्डिंग है, ये है 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग। अब आपका जो दिया हुआ आंकड़ा है, क्वेश्चन में जो दिए हुए आंकड़े वो संपूर्ण यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्यों, आपको मैंने बता दिया आप किस प्रकार से यहाँ पे नेम नोट कर पाओगे, ये भी आपको पता लग गया कि आपने को किस प्रकार से नेम नोट करना है कि टावर कौन सा है, बिल्डिंग कौन सा। पहली चीज, बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मीटर है होगी। यहाँ पे इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो अवनमन को आप भूल जाओ। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें अवनमन को हमेशा आप उन्नयन कोण पढ़ा करो। अब उन्नयन कोण ये हो गया कितना, 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, 60 डिग्री हो गया, ठीक है साहब। तो ये 60 हो गया, तो ये तो 90 बढ़ता ही है, और ये कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री बढ़ जाएगा। अब आपने जब अनुपात पढ़ा होगा कि 60 के सामने, भाई ये जब 50√3 है दोनों के बीच का अंतर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50√ यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब अपने को विशेष तौर पे देखो कि ये देखना त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो बढ़ रहा है इसी के ऊपर अपने को निगाह रखनी है। जब ये वाला त्रिभुज के ऊपर अपने को निगाह रख रही है तो देखो 30 के सामने जब 50√3 दी हुई है तो 60 के सामने की इसका क्या कर देंगे, मैं √3 इसको गुणा हो जाएगा। 60 के सामने ही निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो देखो 30 के सामने जब 50√3 दी हुई तो 60 के सामने का √3 यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो 50√3 को √3 से मैंने जैसे गुणा किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 150। अब 150 तो ये प्राप्त हो गया। अब क्या पूछ रहा है भाई, टावर की ऊंचाई पूछा है इसने, क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई क्या होगी। जब ये 150 हो गया, कितनी लंबाई होगी इसकी, 150 ये हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई मेरे को दी हुई है, पहले कितनी दी हुई है, ये 10 है। तो टावर की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 150 प्लस में 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 150 प्लस में 10, यह बराबर 160 मीटर हो जाएगी। टावर कितना ऊंचा हो गया, 160 मीटर ऊंचा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक परीक्षा में पूर्णांक 25 में से कितने का नंबर, एक परीक्षा है वो कितने की है, 25 की है, 25 नंबर है उसके, उसमें से 15 विद्यार्थियों, 25 तो क्या है, एग्जाम के जो लग रही है उसके पूर्णांक है, उससे तो अपना कोई मतलब नहीं है। परीक्षा देने वाला कितने कैंडिडेट है अपने पास में, 15 कैंडिडेट है। अब जब 15 कैंडिडेट है परीक्षा देने वाले, तो ये बोल रहा है उनके द्वारा जो प्राप्त अंक है वो कितने, 13 है, 11 है, 16 है, 15 है, 18 है, 12 है, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17 और 24 है। तो आंकड़ों के इस समुच्चय के बहुलकों
ये क्या दिया हुआ देखो, अब आपको लैंग्वेज पढ़ने में पता लग जाएगा कि बहुलक को दिया है। बहुलकों का मतलब क्या है, अपने को है बहुवचन पे बात हो रही है। क्या बहुलक इसके एक या एक से अधिक बहुलक है, एक नहीं एक से ज्यादा बहुलक। अगर एक बहुलक ही होता तो यहाँ पे को नहीं दिया हुआ था, सीधा क्या दिया हुआ था मेरे को, फिर बहुलक ही यहाँ पे दिया हुआ होता। लेकिन यहाँ बहुलक को दिया है, इसका मतलब उसके जो बहुलक है वो एक से ज्यादा है। अब देखोगे आप बहुलक क्या होता है, जो दिए हुए मान है उसमें सबसे ज्यादा बार किसकी रिपीटेशन हो रहा है, कौन सा मान सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मान है 13, एक तो शुरुआत में आ रहा है और एक उसके बाद में आ रहा है। 13 भी डबल बार रिपीट हो रहा है और उसके बाद हम देखें 15 भी क्या है, डबल बार रिपीट है। 13 और 15 के अलावा कोई भी संख्या डबल बार यहाँ पे रिपीट नहीं है। तो बोल रहा है बहुलकों का गुणनफल के लिए इनको गुणा कर दिया तो 195 मेरे को प्राप्त हो गया। तो 195 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन लेंथी हो, लेंथ क्वेश्चन भी देना होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछला वाला क्वेश्चन बताया, आपको क्वेश्चन पता ही नहीं लग रहा मेरे को क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में हो गया, ये क्वेश्चन सेकंडों में गया, तो वो जो क्वेश्चन में टाइम लगा था उसकी भरपाई इस क्वेश्चन ने यहाँ पे कर दी है। अब देखो नेक्स्ट, आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ने पे भी। अब यहाँ पे देखो एक कंटेनर में ए है, एक कंटेनर ए है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। अब इसमें स्प्रिट और जो पानी है, यहाँ पे ले लो स्प्रिट और जो पानी है उसका क्या है, अनुपात की बात करेंगे। क्या करेंगे अपन, अनुपात की बात करेंगे। उसमें 80 लीटर है, इसके पास कितना मिश्रण है, ये इसमें 80 लीटर है, बात करें ये 80 लीटर है, ठीक है। अब इसको अनुपात है यहाँ पे 7:9 दिया हुआ और ये कोई बी है, ये बी है। अब बात हो रही है यहाँ पे क्या कि 20 लीटर इस वाले जो कंटेनर है ए में से 20 लीटर का डाला गया, बी के पास पहुंचा दिया 20 लीटर। अब भाई 20 लीटर जब पहुंचाया, ये तो है नहीं भाई 20 लीटर पानी है या स्पिरिट है, ये तो क्या मिक्सर है ना भाई। जब 20 लीटर इसने पहुंचाया तो यहाँ पे चला गया 20 लीटर। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है इसने, पानी और स्पिरिट। ये इस प्रकार के क्वेश्चन में अनुपात वाले में आपको ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में जो अनुपात का जो सीरियल है, अब देखो यहाँ पे शुरुआत के क्वेश्चन में तो इसने स्पिरिट और पानी का अनुपात का सीरियल दिया हुआ है, लेकिन जो इसने ज्ञात करवा रहा है वो क्या करवा रहा है, वो बाद में पानी और स्पिरिट का जो अनुपात है वो यहाँ पे निकलवा रहा है। मतलब इसने कर दिया उल्टा। अगर आपने उल्टा नहीं किया ना तो आपकी उल्टी तय, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग तय। इसलिए आपको इससे भी बचना है कि आपको जो सवाल कर रहे हैं उसके अंत में क्या लिखा हुआ है, अनुपात का कौन सा क्रम है, उस पर भी विशेष ध्यान यहाँ रखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे दिया कंटेनर ए में से क्या कर रहा है, 20 लीटर ये निकाल रहा है। तो जब भाई इसमें भले 100 या 200 जब वो निकालेगा 20 लीटर, तो अनुपात तो इसी अनुपात में निकलेगा वो। तो अनुपात यहाँ 9 और 7 16 हो रहा है। तो देखो जब पानी की बात आ रही है तो मैं क्या करूँगा, 9 अनुपात यहाँ पे 16 इंटू कर दूंगा, यहाँ पे 20 लीटर आ रहा है, ठीक है। तो ठीक मैंने इसी प्रकार से यहाँ भी 7/16 इंटू यहाँ पे 20 कर दिया, प्लस में कर दूंगा। अभी प्लस में क्यों करेंगे, देखो ये तो होगी इसकी फर्स्ट बार की प्रोसेस। अब क्या कर रहा है, उसमें से निकालने के बाद ये तो भाई ये जैसे इसने निकाला तो इसमें कितनी मात्रा हो गई, 60 की मात्रा हो गई, 60 हो गई मात्रा। तो यहाँ भी अपन निकाल लेंगे ये 60, यहाँ भी निकालो। देखो 60 क्या हो जाएगी, 7/16 इंटू यहाँ पे बची हुई मात्रा ये हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने ये बची हुई मात्रा यहाँ पे निकाल ली है। अब बात करेंगे क्या कर रहा है साहब, बाद में दोबारा ये बोल रहा है फिर इस मिश्रण का 32 लीटर, जो ये जो मिश्रण है इसमें 60 लीटर क्या किया इसने, पानी डाला है, सॉरी जब इसने 20 लीटर यहाँ पे ले गए इसका मिश्रण तो 60 लीटर बच गया, लेकिन इसमें प्लस में 20 लीटर फिर वापस क्या डाल दिया इसने, पानी डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, जब पानी इसने डाल दिया, बात सही है, जब इसने इसमें पानी डाल दिया तो पहले मात्रा पानी की इतनी थी, अब उसमें 20 लीटर और अपन ऐड कर देंगे। क्या कर दिया मैंने, 20 लीटर और उसमें ऐड करूंगा भाई, जरूरी है ना भाई 20 लीटर, तो इसमें मात्रा पानी डाला है इसने दोबारा, इसमें जो डाला है। अब देखो पानी जब डाला है तो इसको अपन डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन हो रहा है तो 0 से, देखो अनुपात की बात होती है, 0 0 अपन कैंसिल हो गई यहाँ पे सीधी। और उसके बाद में देखेंगे 3 8 और ये हो रहा 3, ये हो रहा 8 और उसके बाद में ये हो रहा है 21/8 अनुपात करेंगे तो ये हो रहा है 27/8 प्लस का 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 27 जैसे ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाता है मेरे पास में, 16 और 27 43 हो जाता है। कितना अनुपात आ गया मेरे को, 21/43 यहाँ पे आ गया, 21 यहाँ पे 43 यहाँ पे आ गया। अब 21/43 में वापिस वही मात्रा कितने 80 लीटर हो रहा है। अब जब इसमें से 80 लीटर हो रहा है तो बोल रहा है यार अनुपात क्यों चेंज हो गया, अनुपात इसलिए चेंज हो गया इसने पानी की मात्रा उसमें
डाल दिए 20 लीटर। अब इसमें से 32 लीटर फिर वापस ये ले गया, तो 32 लीटर ले गया तो प्लस करेंगे अपने 32 लीटर जब इसमें से निकालेगा 80 में से, तब निकालेगा इसके अनुपात में निकलेगा, क्या इस अनुपात में वो निकलेगा। तो देखो जब 32 से निकाला तो देखो यहाँ पे कितना बात करें पानी की, तो पानी का कितना 43 है, तो 43 बटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है यहाँ पे 44 और 20 64 हो रहा है, 64 ये हो रहा है 32। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से अपन देखेंगे स्प्लिट का कितना हो रहा है 21 बटा 64 गुणा 32 यहाँ पे हो रहा है, ये हो गया अनुपात का मान। अब देखो ये अनुपात का जब मान हुआ तो अपने यहाँ पे 4 ये 5, ठीक इस प्रकार से ये 2 बार हो गया, और यहाँ पे 4 ये हो गया 5 ये हो गया, कितने बार 2 बार देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे 9 5 45 बटा 4 प्लस का 43 बटा का 2 अनुपात यहाँ पे देखेंगे तो 35 बटा का 4 प्लस का 21 बटा का 2 हो रहा है, 21 बटा ये 2 हो रहा है। अब देखो आपको सरल किस प्रकार से बनाना है इसको, तो इसको सरल बनाने के लिए इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ और 2 से भाग दूंगा, यहाँ लो ये 2 से गुणा कर दिया मैंने और ये 2 से भाग दे दिया। अब 2 से गुणा और 2 से भाग अपन देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनों को, तो 45 प्लस में इसे करूँगा 86, तो 45 प्लस का क्या हो रहा है यहाँ पे 86 हो रहा है, अनुपात हो जाएगा 35 प्लस का कितना हो रहा है यहाँ पे 42 हो रहा है। अब जोड़ेंगे तो 1 4 5 1 और बच गए 1 बच गए 12 1 13 131, तो ये आ गए अपने पास में, और इन जोड़ोगे तो कितना आ गए 77 आ गए, कितने आ गए 77 आ गए। तो इस प्रकार से जो अनुपात है अपने पास में नया अनुपात कितना आ जाएगा 131 अनुपात यहाँ पे 77 आ जाएगा। इस प्रकार ये बिल्कुल बेसिक है, किसी प्रकार का इसमें अपने ट्रिक है यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो देख लीजिए ये लेंथी क्वेश्चन हो गया था, क्या लेंथी क्वेश्चन नहीं था, आपको समझाने पे लेंथी आपको लग रहा होगा कि इसको इतना मिनट हो गए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या नहीं था लेंथी नहीं था। अब देखिए अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किसका है त्रिकोणमिति का। भाई जब एसएससी के एग्जाम होती है इसमें तो बीजगणित त्रिकोणमिति क्षेत्रफल मेंसुरेशन अंकगणित सभी यहाँ पे आती रहती है, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया जो नॉर्मली जो सवाल आ रहे थे उनको तो बहुत ईजी कर दिया, जो 3-4 सवाल इन्होंने नए नए जो डाले हैं वो नए नए सवाल क्या डाल दिए इन्होंने लेंथी डाल दिए। पर नए सवाल लेंथी लगने का यही है कि अपन कहीं भी मान लो कोई रिश्तेदारी में जाते हैं, क्या करते हैं कोई भी अपन रिश्तेदारी में जाते हैं तो अपने पहली बार जाते हैं तो अपने को रास्ता क्या लगता है लंबा लगता है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए नए टाइप के तो अपने को क्या लग रहा है लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर उन पे भी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इंसान से बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जल्दी अपन उनको समझ पाएंगे, ज्यादा वो कठिन नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक समबाहु त्रिभुज है ABC, एक वर्ग है, यहाँ पे मैंने एक वर्ग का यहाँ पे क्या कर लिया एक वर्ग का यहाँ पे निर्माण यहाँ पे कर लिया, ये क्या बना लिया मैंने वर्ग यहाँ पे बना लिया। अब ये बोल रहा है वर्ग क्या है BCD और ये E है। अब समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहा है किस पे ABC पे, ये बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC एक वर्ग के ऊपर स्थित है, तो वर्ग के ऊपर स्थित है तो ये हो गया, ये A हो गया, ये क्या हो गया A हो गया साहब, ये A हो गया। अब समबाहु त्रिभुज मान लो इसकी भुजा मैंने A मान ली, वर्ग है तो वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती है, वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती है सब समान होती है, वर्ग की 4 भुजाएं समान हो गई। जब वर्ग की 4 भुजाएं समान है और ये जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है कौन सा, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज भी त्रिभुज ABC क्या है ABC त्रिभुज भी समबाहु है, ABC भी समबाहु है। जब A भी समबाहु है तो इसकी एक भुजा A है तो इसकी दोनों भुजाएं भी A यहाँ पे हो जाएंगी। अब क्या बोल रहा है देखो, अब इसका आपको पता है यहाँ पे क्या ज्ञात करवा रहा है, ये ज्ञात करवा रहा है कोण EAB प्लस में 3 कोण AE और B, इसका मान यहाँ पे क्या होगा, यानी बात करें किसकी EAB ये लो इसको मैंने मिला दिया। अब बात करें EA मतलब ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है, ये वाला A तो ये वाला कोण अपने को निकालना है। उसके बाद बोल रहा है AE और B, AE और B, एक ये वाला कोण अपने को निकालना है। अब एक चीज में आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, भाई पहले वाला ये वाला जो कोण बन रहा है ये कितने का बनेगा 90 का, इसके तो पूरे समकोण बनेंगे 90 के वर्ग जो बन रहा है इसके तो 4 कोण क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और समबाहु त्रिभुज है उसके कोण कितने के होते हैं तीनों के तीनों 60 डिग्री के होते हैं, तो ये 60 का बनेगा,
टोटल कोण ये भी 60 का बन जाएगा और ये कोण भी 60 का बन जाएगा। अब देखो आप विशेष तौर पे यहाँ पे देखो बी पे ध्यान दो, एक तो ये बढ़ गया 90 का, बढ़ गया साहब 90 का, और एक ये बढ़ गया 60 का, तो टोटल जो बी कोण है, टोटल बी है वो कितने का बढ़ जाएगा, टोटल बी यहाँ पे बढ़ जाएगा 9 और 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 का, कितने का बढ़ गया साहब यहाँ पे 150 का बढ़ गया। अब जब ये 150 का बन रहा है, अब एक आप विशेष तौर पे ध्यान दो, किस त्रिभुज पे ध्यान दोगे आप, त्रिभुज ए ई और बी पे आप विशेष तौर पे देखो, त्रिभुज ए और बी। अब आप ये वाला जो कोण है इसको संपूर्ण मान लिया मैंने, ये संपूर्ण कोण है कितने का बढ़ गया, ये संपूर्ण कोण बढ़ गया यहाँ पे 150 का। अब 150 का बढ़ गया तो देखो यहाँ पे देखो ये भुजा भी ए है इसकी, ये भुजा भी है, यानी दोनों भुजाएं समान है। जब दोनों भुजा समान है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे, क्योंकि दोनों समान भुजाओं के आमने सामने के कोण है। जब ये आमने सामने दोनों भुजाओं के आमने सामने की जब ये कोण है तो ये कितने का बड़ा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री में से एक कोण 150 आ गया तो बच गया कितना 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को दोनों में समान बांटना मेरे को, तो ये हो गया 2, तो कितना बच जाएगा, एक कोण कितने का आ जाएगा 15 डिग्री का। अब बात करेंगे देखो ये कोण भी 15 का आ गया और ये कोण भी 15 का आ गया। अब बात करेंगे देखो ई से सीधा आओ ए पे और बी पे, तो ई ए बी कितने का आ गया 15 का, ये इसके मान आपने रख दिया 15। उसके बाद में ए से जाओ सीधा ई फिर बी पे आओ तो ये भी कितना आ रहा है 15 का, तो 3 इंटू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 15, तो कितना मान आ गया 15 के 45 और 15 60 डिग्री, कितना मान आ गया 60 डिग्री आ गया। आराम से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया और समझ में भी आपको आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी, ये किस पे आ गया, अभी आपका अंकगणित क्वेश्चन हो गया समचाल दूरी वाला। अंकित अपनी जो यात्रा है उसकी 1/3 दूरी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब देखो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय का सूत्र, आपको सबको पता है, तैयारी कर रहे हैं अगर आप एसएससी मेंस दे रहे हैं तो ये सूत्र तो आपको सबको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। लेकिन अगर अपन समय की बात करें तो समय चला जाएगा यहाँ पे और चाल आ जाएगा यहाँ पे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय का सूत्र हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा मेरे पास में दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ये क्या आ जाएगा समय हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसी सूत्र की जरूरत है मेरे को, ये सूत्र तो मैंने आपको ये निकालने के लिए बताया, अब इस सूत्र को मैं यूज करूंगा सवाल के अंदर। अब देखो जब सवाल के अंदर यूज करेंगे अपन, विपिन अपनी जो यात्रा है उसकी 1/3 दूरी, तो उसकी दूरी मैंने क्या मान ली, यात्रा की डी मान ली, मैंने क्या मान ली है, डी मान ली है। अब बोल रहा है उसकी 1/3 दूरी डी बटा 3 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये दूरी डी/3 आ गई। अब बटा में अपन करेंगे इसके तो डी बटा 3, ये तो दूरी आ गई, अब इसके बटा में कर दिया है, कितने की कर रहा है 30 की है स्पीड इसकी, प्लस में ये क्या आ गया, एक तो पहला टाइम जो लिया हुआ है टाइम मेरे पास में ये आ गया। अब शेष दूरी में डी/3 बच गया, तो डी/3 दूरी उसने चल ली, 1/3 तो 2/3 बच गई, तो 2d/3 दूरी बच गई। इसको इसने किसकी स्पीड से पार किया, इसने इसको 40 की स्पीड से यहाँ पे पार किया। अब देखो ये तो पहला टाइम आ गया जब 30 की स्पीड से 1/3 दूरी ज्ञात कर रहा है, तब ये टाइम लेगा, और 40 की स्पीड से 2/3 दूरी, अब इसमें जो टोटल टाइम लगा वो 12 लगा। यानी कुल मिला के जो मैंने आपको ये सूत्र लिखा है इसका मतलब ये है यहाँ पे T1 प्लस का T2 बराबर कुल समय हो गया। T1 प्लस का T2 बराबर क्या है, कुल समय। अब ये तो मान हो गया T1 का और ये हो गया T2 का बराबर, ये कुल समय यहाँ पे आ गया। अब देखो कुल समय जब ये यहाँ पे आ गया तो अपन देखेंगे इसको सोल्व करेंगे। भाई ये तो आपने क्या ज्ञात करवा रहा है, कुल दूरी ज्ञात करवाया, यानी कुल दूरी मैंने क्या मानी है, डी मानी है, तो डी का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा डी बटा 90, एक तो डी बटा 90 हो गया, प्लस का 2d बटा का कितना हो रहा है 120 हो रहा है, 2d बटा का 120 हो रहा है, तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएंगे, बराबर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। देखो यहाँ चलते हैं ऊपर, डी बटा 90 है प्लस का डी बटा कितना है 60 बराबर क्या आ रहा है 12 आ गया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो अगर आपको इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं इसको, और इसका अपन जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो 180 आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2d और ये हो जाएगा यहाँ पे 3d बराबर कितना आ रहा है 12, तो ये हो जाएगा 5d बराबर 12 इंटू 180। तो देखो 5 से इसको डिवाइडेशन कर देंगे कितने पर जा रहा है 5 से,
36। तो D इंटू 12 × 36 करो, 12 सके 72, 2 बच गए 7, 12 7 रहे 36 और 7 कितना होता 43 होता 432। तो जो दूरी है फाइनल रूप से टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 432 आ जाएगी। मैंने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से एक एक आपको जोड़ गुणा बाकी भाग सब मैं यहाँ पे करवा रहा था कि आपको कोई भी समझने में परेशानी यहाँ पे नहीं हो। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक ठोस घन है। क्या एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर कितनी है 48 सेमी लंबी दी हुई है। प्रत्येक कोर कितनी है 48 सेमी लंबी अपने को प्रत्येक कोर यहाँ पे दी हुई है। जब ये बोल रहा है को पिघलाया जाता है पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक ठोस समान घन। अब देखो यहाँ पे भी सीधा है कि अब यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताता हूँ जोड़ना तोड़ना मरोड़ना जब होता है तो हमेशा बात किसी की करी जाती है आयतन की बात करी जाती है। अब एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक घन अपने को घन भी पता है, घन क्या किस प्रकार से घन बनाते हैं अपन। ये अपन ने घन बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि ठोस घन है, इसकी एक भुजा क्या है 48 सेमी की, एक भुजा इसके 48 सेमी की है। अब पिघले हुए घन से अपव्यय के बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, अच्छा ये इसको पिघला रहा है और जो नया जो बना रहा है नया घन, उसमें जो नया घन बना रहा है उसका जो प्रत्येक आयतन कितना है 64 घन सेमी है। उसकी उसने भुजा नहीं दी हुई, आयतन सीधा दिया। वैसे इसकी अपन भुजा निकाल सकते हैं, 4 इसकी भुजा होगी, लेकिन अपन भुजा से मतलब नहीं है तो क्यों निकाले भाई अपन। अब ये जो घन है इसको जिसकी भुजा इसने 48 सेमी दी हुई है, इसको पिघला कर इसका जितना भी मटेरियल निकला है पिघलाने के बाद में उससे इसने नए घन बनाए हैं। नए घन बहुत सारे बने हैं, उनकी संख्या तो अपन को ज्ञात करनी है, लेकिन वो जो नया घन बना है उसका जो क्या बोल रहे हैं एक घन का आयतन इसने दे दिया अपने को मानक के रूप में कि एक घन कितने का है 64 घन सेमी का है। कि ये तरीके से ऐसे समझ लो कि ऐसे समझ लो कि अपने को उसने 48 सेमी का एक घन दिया था और ये बोल दिया कि भाई इसको पिघला लो, सामान वही होना चाहिए, सामान में किसी प्रकार का मतलब नष्ट नहीं होना चाहिए और मिलावट भी नहीं होनी चाहिए, सामान वही है 64 ये 48 घन सेमी का मैंने घन पिघला लिया और उससे नए घन मैंने बनाने। अब नए घन क्या और भाई छोटे छोटे घन आपको बनाने हैं, तो छोटे छोटे घन बनाने हैं तो मेरे को तो कुछ नहीं बोल के गया, ये बोल के गया है कि जो नया घन बनेगा उसका जो आयतन है वो होना चाहिए 64 घन सेमी होना चाहिए एक आयतन का। तो मेरे को तो कितने बढ़ेंगे ये आप मेरे को हिसाब लगा के बता दो। अब देखो जब हिसाब लगाने बात होती है तो अपने पास में जो मटेरियल है कितना मटेरियल 48 सेमी है, तो इसका आयतन बराबर जो नए वाले का आयतन है वो बराबर अपन कर देंगे तो अपना आंसर यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसकी क्या होता है घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है भुजा क्यूब। इसकी भुजा 48 है तो इसका क्यूब कर देंगे तो ये 48 इंटू 48 ये हो जाएगा, इसका क्यूब की बात हो जाएगी। ये किसके बराबर होगा 64। ये तो क्या है एक का है पर इसमें कितने बढ़ेंगे n बढ़ेंगे, अपने को n का मान तो निकालना ही है। किसका मान निकालना अपने को n का मान निकालना है। एक का दिया है इसने आयतन 64 घन सेमी है और जो पुराना माल है उसका 48 सेमी इसने भुजा दी हुई तो उसका आयतन निकाल लिया भुजा क्यूब से। अब देखो 16 48 16 चौक 64 16 48 और ये 16 चौक 64 हो गए। 4 से इसको फिर मैंने डिवाइडेशन कर दिया कितने बार 12 बार, तो यहाँ पे बच गए मेरे पास में 48 इंटू 36 मेरे को करना है। तो 8 48 बचे 4 24 और 4 28 इंटू कर देंगे अपन 4 8 से 24 4 में 2 और ये कितना हो जाएगा 14। तो 8 2 बच गए कितना 7 1728 कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 1728। क्या बढ़ेंगे n का मान 1728 निकल के आ गया, यानी जो नए घन बढ़ेंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी 1728। यहाँ पे नई घनों की संख्या हो जाएगी जो अब देखिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इजी था और छोटा था, मतलब जल्दी ये भी सोल्व होने लायक क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में वो आ रहा है किसका बॉन्ड मास का रूल फॉलो करने वाला और सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों सरलीकरण का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको विशेष तौर पे बोलूंगा इसमें तो आपको बॉन्ड मास का ये रूल फॉलो करना है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि जो कंपटीशन की एग्जाम होती है क्या होती है जो कंपटीशन की एग्जाम होती है उसके अंदर एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें अपने को किस प्रकार की लापरवाही करनी ही नहीं है, बॉन्ड मास का रूल फॉलो करना है, नहीं तो आपके आंसर गलत होने की चांस यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी लगभग सेम ही दिए हुए रहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ मेरे को 1/8 दिया हुआ, इसको 1/8 मैंने लिख लिया ऐसे कैसे, इससे छेड़खानी नहीं करूंगा। इसके बाद में 1/6, अब मैं सबसे पहले जो अंदर में राशि है उनको सोल्व करूंगा भाग वाले को।
तो देखो यहाँ पे दिया मेरे को 36/45। अब यहाँ पे भाग दिया तो इसको मैंने गुणा कर दिया, हंस को हर में और हर को हंस में, अपन उल्टा कर लेंगे इसको तो हो जाएगा मेरे पास में 25 बटा का ये हो जाएगा 24, फिर माइनस 12/21 इंटू 14/15 भाग का है, तो फिर उसको मैंने किस में चेंज कर लिया, गुणा में, और ये मैंने यहाँ पे भी उल्टा कर लिया। ये लो प्लस में 27 बटा यहाँ पे 36 दिया हुआ है। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे भाग दिया हुआ था उसको चेंज कर लिया, और यहाँ पे भाग दिया चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ से अपन जो राशि कट रही है 5 से इसको डिवाइडेशन कर देंगे, 43 45 5 बार हो गया, 7 से 3 ये हो जाएगा 2, और 12 दोनों 24 हो गया। तो यहाँ पे तो 3 से फिर ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास में भाई, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो माइनस का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये लो साहब, अब बात करूँगा मैं यहाँ की, देखो यहाँ से डिवाइडेशन करूँगा, बाहर दिया 36 से बाहर दूनी का 24 हो रहा है, 3 से इसको डिवाइडेशन करूँगा कितने बार 15 बार, फिर 5 से इसको करूँगा कितने बार 3 बार, और 5 से 5 बार। तो यहाँ पे जो ये वाला है इसी जगह मेरे को क्या प्राप्त होगा 5/6 प्राप्त होगा। इसको माइनस के यहाँ पे यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 27/36 जो दिया हुआ है उसको रहने देंगे ऐसे ऐसे। अब ये प्लस में इससे क्या दिया हुआ मेरे को 1/6 दिया हुआ है, ये लो 1/6 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है 1/8 प्लस में। अब देखो यहाँ पे 1/6 प्लस का 5/6 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका मान ही मेरे को 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस 1 करूँगा तो 0, यानी कुल मिला के इसका मान मेरे को प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है 0। अब बात 0 प्राप्त हो रहा है, इसका तो खत्म हो गई कहानी। तो अपने को अब क्या निकालना है 1/8 प्लस का जो ये वाला बचा है 27/36, इसका मान मेरे को निकालना है। अब निकालेंगे यहाँ पर इसका अनुपात निकालेंगे कि इसका अनुपात यहाँ पे कितना आता है, तो इसका निकालूंगा मैं। तो देखो एलसीएम कितना आ गया इसका 72 एलसीएम आ गया। क्या आ गया इसका एलसीएम यहाँ पे 72, जब ये एलसीएम आ गया यहाँ पे तो देखो 72 एलसीएम अपना प्राप्त हो रहा है। तो 8 नाम का 72, तो 9 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस में 36 दूना 72 हो, 36 दूना 72 और 27 दूना 54 हो जा रहे हैं, सही है क्या। अब देखो आप कहीं कहीं तो इसमें गलती हो रही है, क्योंकि आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे, तो कहीं कहीं तो अपन ने क्या करी इसमें गलती करी है। अब गलती आपको देखनी है, पकड़ो गलती कहाँ पे करी है अपन ने। देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे ये जो मैंने यहाँ पे किसका है चुना, ये चिन्ह यहाँ पे प्लस लगा दी, ये क्या है किसका है, ये गुणा का है, इसी वजह से अपना आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो अपना बॉन्ड मास का है और जो सरलीकरण का क्वेश्चन है ये इसीलिए तकलीफ करता है कि अपने जो प्लस माइनस के और गुणा के चिन्ह में भाग के चिन्ह में डिफरेंस नहीं कर पाते। अब जब देखो यहाँ पे 5/4 आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा गुणा का हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिला के क्या प्राप्त होगा, ये 0 नहीं प्राप्त होगा, ये क्या 0 यहाँ पे नहीं प्राप्त होगा। अब क्या प्राप्त हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 की जगह अपने को प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 5/36, तो यहाँ पे देखो 5/36 प्राप्त होगा, 1/8 प्लस का 5/36 माइनस का 1, ये तो 1 हो गया, प्लस में 27 बटा का यहाँ पे 36 हो जाएगा, 27/36 हो गया। अब देखो 36 को यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, इस वाले पार्ट में 36 को जैसे मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 31 प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अपन इधर यहाँ पे आ जाते हैं, 1/8 माइनस का 31/36 प्लस में 27 बटा का यहाँ पे 36 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे दोनों को देखो, इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे अपन, इस पे बात दोनों पे इस पे बात करेंगे। 36 इन दोनों का एलसीएम है, प्लस का 27 है और माइनस का 31 है, तो प्लस का 27 और माइनस का 31 करूंगा तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा, 1/8 माइनस का 4/36 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसको जैसे किया मैंने तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 9, तो यानी कुल मिला के मेरे को 1/8 माइनस का 1/9 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72 और यहाँ 1/72, आपका आंसर है 1/72 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड मास का या सरलीकरण का क्वेश्चन में आप लोगों को बॉन्ड मास का रूल फॉलो करना पहली चीज तो, और दूसरी चीज ये है कि इसमें भाग का और ये गुणा का जो चिन्ह है इनको विशेष तौर पे यहाँ पे देखना है। यहाँ पे अपना प्लस का चिन्ह था, उसको प्लस का चिन्ह नहीं था तो अपने प्लस का चिन्ह बढ़ा दिया था, इस वजह से अपना आंसर यहाँ पे गलत हो गया। तो आपको क्या हो जाती, फिर आपने एग्जाम के अंदर इतना टाइम आपको मिल ही नहीं पाता कि आप वहाँ पे देख पाओ कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। अब देखो जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत कितना है 78 है। पहला 13 व्यक्तियों का औसत कितना है यहाँ पे 78 दिया हुआ है, और 14वें व्यक्ति का वजन, सभी जो 14 व्यक्तियों का औसत वजन से कितना है 39
केजी अधिक है, 39 केजी अधिक है, तो 14वें व्यक्ति का ये वजन ज्ञात करवा रहा है कि 14वें व्यक्ति का उसमें वजन यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए जब 14वें व्यक्ति की बात कर रहा है तो बोल रहा है 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, यहाँ पे 78 केजी है ये लो। अब जो 14वां व्यक्ति है उसका वजन मैंने क्या मान लिया, उसका वजन x है, उसका वजन मैंने क्या मान लिया, x से मान लिया। तो भाई 13 का तो ये हो गया, 14वां का ये x मान लिया, तो टोटल का सबका वजन हो गया। अब ये बोल रहा है 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से कितना है, 39 केजी अधिक है। अब ये 14 व्यक्ति का जो औसत वेट है, अब यहाँ पे x इसको मन नहीं मानूंगा, इसका जो सभी का औसत यहाँ पे देखो, सभी का औसत वजन, सभी का औसत वजन की जब बात आती है तो सभी का जब औसत वजन मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे मैंने x मान लिया, सभी का औसत वजन क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब जो 14वां जो व्यक्ति है उसका वजन है ना, क्या हो रहा है, जो 14वें नंबर का जो व्यक्ति है उसका वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से कितना है, 39 केजी अधिक है। यानी औसत वजन कितना x है तो उससे x प्लस का ये 39 हो गया। ये है ये वाला टोटल जो ये 14वें व्यक्ति है ना, 14वां व्यक्ति उसका वजन दिखा रहा है। ये तो 13 का टोटल हो गया, उसमें 14 जोड़ दिया तो टोटल अपना ये निकल गया, यहाँ पे मान यहाँ पे आ गया। अब ये इनका सबको औसत बात करेंगे तो x क्या है, तो इनका 14 से गुणा कर दूंगा। भाई x तो मैंने औसत मान लेके चला था तो 14x कर दूंगा, 14 सबका मान आ जाएगा। यहाँ पे 13 का औसत 78 था, 13 × 78 कर दिया, 13 का वजन आ गया, उसमें 14 का वजन जोड़ दिया तो टोटल बार ये भी हो गया। तो इसके लिए बराबर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो यहाँ अपन करेंगे 13 का ये कितना 78 गुणा, प्लस में ये 39 को मैं लिख सकता हूँ 13 का 3 गुणा, बराबर ये x है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 13 का ये कितना, ये 14x है, 14x माइनस का 1x हो जाएगा। अब 14x माइनस का 1x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 × x लिख सकता है इसको। अब देखो वो मैं यहाँ पे 13x × यहाँ पे देखो 13 का 78 गुणा प्लस में 13 का 3 गुणा, बराबर दिया मेरे को 13 का x गुणा, तो 13 देखो सब जगह से कॉमन आ रहा है, 13 को यहाँ मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो 78 प्लस का 3 करूंगा मैं। अब मेरे पास क्या बच गया, 78 प्लस का 3 बराबर है यहाँ पे x बच गया। तो 78 प्लस का 3 बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे 81 क्या आ रहा है, ये औसत बार यहाँ पे आ रहा है। अब देखो अपने सवाल है वो क्या बोल रहा है कि अपने क्या याद करना सवाल के अंदर, सवाल अपने को बोल रहा है कि 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। 14 जो व्यक्ति है वो जो औसत वेट है, औसत वेट अपना क्या आ गया 81 आ गया, x का मान क्या निकल के आ गया यहाँ पे 81 आ गया, लेकिन उससे क्या 39 केजी अधिक है तो इसमें 39 और जोड़ दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 120 केजी आ जाएगा। तो 14वें व्यक्ति है उसका भार कितना हो जाएगा 120 केजी उसका भार यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये 11 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, काफ़ी अच्छे तरीके से करवा दिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो भी लेंथी होगा 1 घंटे का। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर आपको जो मैंने यहाँ पे करवाया है 16 आपको अच्छे तरीके से समझा के, भले टाइम लगाओ लेकिन आपका शायद इसके सॉल्यूशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहा, लेकिन अगर फिर भी रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे करवाएंगे। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आपका भी फायदा मिलते रहे। यहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं और नोटिफिकेशन जो आते हैं गवर्नमेंट के वो भी आपको यहाँ पे उनसे संबंधित सभी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल रात्रि वापस 8 बजे।